नमस्कार सारे देशवासियों को। मैं कुछ अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे जैसे कई बंधु होंगे जो उस दुख से वो भी ग्रस्त होंगे। मैं देना बैंक 1998 से काम कर रहा हूँ। देना बैंक प्रधान कार्यालय पहले मुंबई कपरेट स्थित हुआ करती थी, लेकिन 2004 के बाद ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा ईस्ट में आ गई। तब से मैं काम करते आ रहा हूँ और पहले मुझे तनख्वाह दिया जाता था कम, इसलिए क्योंकि आप लोग को हो सकता है आगे जाके बैंक रिक्रूट करेगी, ऐसा आश्वासन मिलता था। जब रिक्रूट की बारी आई तो कुछ लोग अपने ही क्राइटेरिया सेट करके अपने लोगों को ही नौकरी दिलवा दिए, और हम जैसे जो उम्मीदवार थे, हकदार थे, वो दावेदारी नहीं कर पाए क्योंकि इनकी क्राइटेरिया बनी ही कुछ ऐसी थी। दूसरी बात, जब मैं अपना पेपर प्रस्तुत किया तो पेपर में कहीं कमी नहीं आया। जब क्राइटेरिया भी देखा गया तो क्राइटेरिया में मैं सारे क्राइटेरिया में फिट था मैं। रही बात, एक क्राइटेरिया उसमें ऐसी भी लगाई गई थी, प्रेजेंट टाइम में आप जिनका ड्यूटी कर रहे होते हैं उनका एक साइलेंटली रिपोर्ट जाता है। साइलेंटली रिपोर्ट में क्या लिखा गया, क्या लिखवाया गया, क्या, ये मुझे पता नहीं। मेरे किसी बॉस थे, जब उस समय मैं उनका काम कर रहा था, मिस्टर R.K. गुप्ता GM क्रेडिट हुआ करते थे देना बैंक में। उन्होंने लिख दिया अपने मनमर्जी से या किसी के बहकावे में या किसी से और कुछ पता नहीं, उन्होंने लिख दिया ये लड़का सर्विस के लायक नहीं है। जब उनको ये मैंने पूछा कि सर मेरे से कुछ ऐसी त्रुटि बता दीजिए जो मैं आपके साथ ऐसा कुछ किया हूँ, तो उन्होंने बताने से इनकार किया। 4-5 साल बाद उन्होंने फिर मुझे मिले और कहे तुम्हारे बारे में मैं जैसा सोचा था तुम वैसा लड़का नहीं हो, ये मेरे से गलती हुई, मैं दोबारा तुमको चिट्ठी देता हूँ, रिप्रेजेंट करो, शायद तुम्हारे काम हो जाएंगे। उस समय HR GM हमारे S सरकार साहब थे, मुंडी हिला हिला कर बोले हाँ सर करूँगा, कोई कुछ प्रोसेस करके इसका करवाता हूँ, ये लड़का काम करने लायक है। और बाद में वो ED प्रमोट होके गए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चले गए, खुशी की बात है, पूरी बैंक उस समय खुशी मनाई कि हमारे बैंक में, एक छोटी सी बैंक में 4 ED सिलेक्ट हुए थे और चारों के घर में खुशहाली आई। बैंकों में भी खुशहाली मची कि हमारे 4 साथी प्रमोटेड हुए ED लेवल के लिए। लेकिन सर हम जैसे आदमी 22 साल सर्विस देने के बाद आज हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा इसका भी ठिकाना नहीं है। अभी मैं काम करते आ रहा हूँ, फिर भी मुझे किसी के यहाँ नौकरी के लिए जाता हूँ, साहब रिटायर हो गए जिनका मैं ड्यूटी करता था, अभी रिटायरमेंट के बाद नौकरी खाली है। लगभग हमारे बैंक में ऐसे, मैं गिनवा दूँ, नाम तो नहीं बोलूँगा, 40 ऐसे साहब हैं जो कि बैंक में ड्राइवर भी नहीं रखना है और ड्राइवर का तनख्वाह भी खाना है। सरकार इनको सारी सुविधा उपलब्ध कराई है, गाड़ी, वाहन, ड्राइवर, ऑफिस में सारी चीज़ का उपलब्धता इनको मिल रही है। लेकिन हम जैसे ड्राइवरों का तनख्वाह भी उनको मन में लालच है कि खाना है तो खाना है, और बहाना कोरोना ड्राइवर आएगा तो कोरोना फैल जाएगा। अरे कोरोना फैल जाएगा ड्राइवर से हो सकता है, लेकिन ड्राइवर को अगर दूर ही रखना है तो दूर रखिए, लेकिन तनख्वाह उनका चालू रहना चाहिए। अभी हम 22 साल यहाँ रहे, हमारी कहीं नौकरी अप्लाई करने की उम्र चली गई, हम अप्लाई करने लायक नहीं हैं और हमको अभी कोई काम पे रखना नहीं चाहता है। और मैं काम देख रहा हूँ खाली है, मेरी निगाहें टिकी है कि शायद वो साहब रखेंगे मुझे, लेकिन हम जिनके पास जाते हैं वो यही कहते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, मैं ड्राइवर नहीं रखूँगा। अभी मेरा कोरोना से क्या ताल्लुकात है, मेरा टेस्ट किया जाए मुझे कोई कोरोना नहीं है, मेरे परिवार को टेस्ट किया जाए मुझे कोई कोरोना नहीं है, मैं ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस जाऊंगा तो मुझे कोरोना कहीं लगेगी नहीं। और
कोरोना की जो परहेज़ है वो मुझे अच्छी से पता है। मैं घर में भी जागरूकता लाया हूँ, ऑफिस में भी मैं कई बार सुनता हूँ इसमें कैसे जागरूक रहना है। और इसके बाद भी मुझे आज ऐसा नौबत आया कि घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। 22 साल काम किया, उसके बाद कितने साहब रिटायर हुए, कितने ट्रांसफ़र हुए, कितने प्रमोटेड हुए। हमारी हर 1 साल के बाद जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ऑर्डर निकलती थी तो एक मन में धड़कन ऐसा रहता है कि पता नहीं कल किसकी घंटी बजाना पड़ेगा, कौन से साहब का मैं नौकरी देखूँगा। मेरे साहब तो जा रहे हैं। आज वही दशा फिर है। साहब रिटायरमेंट हुए 31 जुलाई को। उसके बाद ना मुझे कोई ब्रांच में काम पे रखा जाता है, ना कोई मुझे बॉस रखते हैं। और मैं अभी बम्बई से मेरी गाड़ी भी नहीं है कि मैं झारखंड जा सकता हूँ। झारखंड की गाड़ियाँ मेरी बंद है जिससे मैं सफ़र करता हूँ। गाड़ी नंबर है 12322 कोडरमा जो रुकती है, वो गाड़ी से मैं जाऊँ परिवार लेकर के तो मैं झारखंड में भी पहुँच जाऊँ बाई चांस, लेकिन वो गाड़ी मेरी 8 महीनों से बंद है। बात यहाँ यहीं ख़त्म नहीं होता साहब। मैं काम में कोई कसौटी कोई ये कोताही नहीं छोड़ा, काम को पूरे दिल से किया, काम में कहीं गलती नहीं छोड़ा, फिर भी मुझे ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई छुआछूत वाला बंदा आ गया। जो साहब का मैंने पाँव के नीचे धूल जो साफ़ किया, गाड़ी मैं ही साफ़ करता हूँ, वो साहब मुझे सिर्फ यूज एंड थ्रो, जस्ट लाइक कॉन्डोम, मुझे गंदा भाषा यूज़ करना पड़ा, जस्ट लाइक कॉन्डोम ऐसे इस्तेमाल किए मुझे। यूँ इस्तेमाल करो फेंक दो। कोई नौकरी पे रखवाने की हिम्मत नहीं जुटाता है। कई बार मैं कहाँ भी गया कि मुझे सर बैंक में परमानेंट करवाया जाए। मैं भी एक बाल बच्चेदार परिवार हूँ, मैं भी इसी देश की नागरिक हूँ, मैं भी इसी संस्था में काम किया हूँ। जो 1 साल 1.5 साल चपरासीगिरी करता है उनका परमानेंट हो सकता है, लेकिन मैं 22 साल किया हूँ, मेरा परमानेंट नहीं हो सकता है। इस तरह का दशा है। और मोदी सरकार से हम लोग बहुत उम्मीद रखे थे कि हमारे बैंकों में भी और कोई संस्थानों में भी एक नई बहार आएगी, लेकिन ये सब के सब टोटल मिला के मैं देख रहा हूँ जो आदमी का सारा साधन जुटा है उसी का साधन जुटा रहे हैं। बैंक में कभी भत्ता बढ़ाएंगे, बैंक में तनख्वाह बढ़ाएंगे, बैंक में और अलाउंस बढ़ाएंगे, ये मतलब कई तरह का इनका सुविधा बढ़ा के देते हैं। लेकिन जो आदमी डेली बेसिस पे है, जिसको बैंक ने लागू कर दिया है कि 529 रुपया इसको देना है, लेकिन फिर भी उसको चपरासी को 400 रुपया देंगे और वो भी उसके नाम से वाउचर नहीं देंगे क्योंकि इसको परमानेंट करना पड़ेगा। मैंने फिर भी साहब का रिटायरमेंट होने के बाद भी हाथ पैर जोड़ के एक ब्रांच में काम लगा, वहाँ पर भी यही काम हुआ। मुझे मेरे नाम से वाउचर नहीं मिलता था। अब मुझे दुख इस बात की थी कि मुझे घर चलाना है। अगर मैं नाम के पीछे भिड़ूंगा तो मुझे ये भी नौकरी चली जाएगी। मेरे साथ में ऐसा हाल है साहब, ना मैं आगे जा सकता हूँ ना मैं पीछे जाता हूँ, किसी संस्था में जाने लायक नहीं हूँ। जो मुझे नाम से काम से जानते हैं वो भी आज हमसे पाला छुड़ाते हैं। यही है सर। इसमें कुछ आप लोग का राय हो। सरकार कुछ अनदेखी कर रही है, बहरी कर रही है, ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा है आजकल। हम देश की सरकार से बहुत आशा रखते थे कि शायद हम जैसे कैजुअल लोग जो टेम्परेरी नौकरी करते हैं इनके लिए अभी एक बैंक में हाल ही में सर्कुलर आया है, HR डिपार्टमेंट भी निकाली है बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसमें सर्कुलर का क्राइटेरिया है जिसकी तनख्वाह 21,000 के नीचे होगा वो आदमी को 7,000 बोनस मिलेगा। और वो आदमी को होना चाहिए परमानेंट एम्प्लॉय। परमानेंट एम्प्लॉय का तनख्वाह जो है किसी का भी 21,000 के नीचे नहीं है, और जिसका 21,000 के नीचे है वो परमानेंट नहीं है। तो बताओ ये पैसा किनको मिलेगा? ये सर्कुलर सिर्फ दिखाने के लिए है। इस सर्कुलर को मैं बहुत डीपली पढ़ा हूँ और ये चाहिए तो हम दे भी सकते हैं आप लोगों को सर्कुलर। ऐसे ऐसे बैंक में हरकत होता है साहब। बैंक में जितना लगन से मैंने काम किया, मेरे साथ में इंसाफ ने हमेशा नाइंसाफ़ी हुआ है। इसी के लिए मैं सर मुझे बहुत दुख है
अब ये त्रासदी मैं कैसे झेलूं पता नहीं चल रहा है मुझे। मेरे बच्चे हैं, मेरे घर परिवार सब डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, और मैं खाली बैठा हूं। मेरे पास काम करने के लिए शरीर है, स्वस्थ हूं, लेकिन काम नहीं है। काम जहां करता हूं वहां के लोग लालची नहीं, महालालची हो चुके हैं। इसी बहाने ड्राइवर का भी तनख्वाह, जिनको लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख ऐसा तनख्वाह है, सारा सुविधा है, फिर भी वो चाहते हैं कि 18,500 जो देना बैंक पर्सनल ड्राइवर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल ड्राइवर को मिलता है, वो भी मेरे ही खाते में जुड़ा रहे। और बैंक में एक गंदी प्रथा ये भी है सर, जो ड्राइवर काम करते आ रहा है उसके नाम से तनख्वाह नहीं बनती है, तनख्वाह बनती है साहब के नाम से, और साहब देते हैं ड्राइवर को। आधा तिहाई उसमें काट भी लेते हैं। सर ये बहुत दुख की बात है। ये अमीर आदमी ही अमीर बनते जा रहा है, गरीब आदमी के घर में चूल्हा जलाना मुश्किल है। ये बहुत बड़ा इसका श्राप भी मिला है, कई लोग को मिलेगा। मुझे जो जो सताए, आज कोई सुखी नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा। जो जो सताए कोई सुखी नहीं है, और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और ईमानदारी में विश्वास भी रखता हूँ। आज मैं ईमानदार होने का भी सज़ा मुझे मिला है। यही कहूँगा सर, आप सभी से यही निवेदन है कि अगर हो सके इस बात में अगर सच्चाई, तो आप पता भी लगाइए कि ये सच बोल रहा हूँ कि नहीं है, और उसके बाद इसको उजागर करिए। सर ये सरकार हम जैसे लोगों पर क्या ध्यान रखिए। मैं 22 साल बिताए और तारीख भी बता दूंगा। मेरे पास कई प्रमाण है, जो साहब के पास नौकरी किया वो चिट्ठी पत्री भी मुझे दिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं कोई दिला पाए, ना नौकरी दिए। सीधा बोलते पर्सनल ड्राइवर को मैं नौकरी नहीं दिला पाऊँगा। बैंक देती है सैलरी, पेट्रोल देती है बैंक, गाड़ी देती है बैंक, और उसके बाद गाड़ी का मेंटेनेंस देती है बैंक। तो फिर ड्राइवर पर्सनल कहाँ रहा? सरकार मतलब बैंक की तरफ से ही सारा कुछ है हमारा, फिर भी हमको नौकरी नहीं है। बैंक का ही काम करता हूँ, जहाँ पे 8 घंटा काम करना चाहिए वहाँ 16 घंटा काम करता हूँ। हमको, हमारा काम है गाड़ी सिर्फ चलाना, लेकिन गाड़ी धोना भी पड़ता है हमको। साहब, कई साहब लोगों के कपड़ा इस्त्री में लेके जाओ, धोबी के घर में जाओ, आटा पिसा के लाओ, कई काम रमागिरी काम होता है हम लोगों से। मतलब काम में कहीं कमी नहीं है, और काम करते करते आज ऐसा हो गया कि काम हमको पाला छुड़ा रही है, काम नहीं मिल रहा है। अब ज़िंदगी भर कमा के ही खाया हूँ, भीख मांग के तो खाया नहीं हूँ, लेकिन अब ये भी प्रैक्टिस मुझे लगता है अपनाना पड़ेगा कि भीख मांगने के लिए भी सीखना पड़ेगा। किसी से झूठा कर्जा नहीं लिया, किसी से झूठा फ्रॉड नहीं किया, किसी का और कोई क्राइम नहीं किया हूँ मैं। लेकिन अब पापी पेट का क्या ख्याल कैसे किया जाए? हम तो चलो भाई अकेले होते तो कुछ डिसीजन भी लेते, लेकिन ये बच्चों के साथ में क्या करूँ मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। आप लोग ही मुझे सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। धन्यवाद भैया।